स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लोरीन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? क्लोरीन है. इसके कुछ रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बट आपको पढ़ना सब है. तो शुरू करते हैं क्लोरीन पर. जो मैं बताऊं राइट डाउन, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा. ओके, चलिए शुरू करते हैं. क्लोरीन ये आप लोग लैब में बना चुके हैं. याद होगा आपको, ग्रीन कलर की गैस फॉर्म होती थी जब हम लोग सॉल्ट एनालिसिस में, सॉल्ट में हम लोग जब MnO2 और साथ में कंसनट्रेट H2SO4 गैस डालते थे तो हम लोगों को ग्रीन कलर की गैस मिलती थी. ये वही क्लोरीन गैस होती थी विथ पंजेंट स्मेल. इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा पंजेंट, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है बेटा. खतरनाक मतलब हम लोग बहुत तीखी होती है ये. ठीक है, चलिए कैसे बनती है ये डेवी थे साइंटिस्ट जिन्होंने इसको बनाया था. देखिए, पहली तो आपकी है, ये मैंने अभी बताया आपको कि MnO2 + 4 HCl मिलाएंगे. इसकी सेकेंड रिएक्शन है, ये मैंने आपको बताई थी कि अगर हम लोग कोई सॉल्ट लेते हैं, इसमें क्लोरीन होगा और उसमें MnO2 और कंसनट्रेट H2SO4 मिलाएंगे तो हम लोग को क्लोरीन गैस मिल जाएगी. दूसरी जो है आपकी वो पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम परमैंगनेट की जब रिएक्शन हो रही है 16 HCl से, रिएक्शन देख सकते हैं आप सेकेंड वाली, ये रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है. इसको भी आप लोग प्लीज़ लिख डालिए, एक इसको और एक इसको. ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ओके, अब हम बात करते हैं अगले मेथड की. अगला मेथड है, उसका नाम है डेकेंस प्रोसेस. इसमें क्या करते हैं बेटा हम लोग, इसमें HCl गैस को ऑक्सीडाइज करते हैं. कैसे करते हैं? ऑक्सीजन से, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड. तब भी हम लोगों को Cl2 गैस मिल जाती है. चलिए, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में आप पढ़ना चाहें पढ़िए, कोई जरूरत नहीं है इतनी. देखिए, अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे. ये कैसी है? ये ग्रीनिश येलो गैस है विथ पंजेंट एंड सफोकेटिंग ओडोर. ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं. चलिए, अब ये सब अपने आप पढ़ सकते हैं. जो मैं मेन आना चाहता हूँ, और ये मैं आपको अमोनिया में पढ़ा चुका हूँ बेटा. ये दो रिएक्शंस आपको मैंने उस टाइम पढ़ाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें एक बार NH3 एक्सेस में ली गई है और एक बार Cl2 एक्सेस में ली गई है. तो बेटा इसको आप जरूर इसके प्रोडक्ट्स याद कर लीजिएगा. ये रिएक्शन बहुत बार आ चुकी है और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. प्लीज़ इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छे से. चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग. अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, यहाँ पर इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती है. दो कंडीशन है. पहली कंडीशन है कोल्ड एंड डाइल्यूट और दूसरी कंडीशन है हॉट एंड कंसनट्रेट. ओके, सेकेंड में जो बनता है पोटेशियम आपका सोडियम क्लोरेट. ये रिएक्शंस भी बेटा आप लोग प्लीज़ प्रिपेयर कर लीजिएगा. ओके, यहाँ पर बेस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, इनमें आप इनको प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा, इनके प्रोडक्ट्स. देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपको यहाँ पर ये चीज़ याद करनी है, दैट इज ये स्लैग लाइन के साथ जब रिएक्शन होती है तो ये ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस करता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और क्लोरीन जो होती है, ये जो HCl बनता है इसके साथ, वो भी मैं इसके बाद पढ़ाऊँगा आपको, जो क्लोरीन से HCl बनता है. पर ये रिएक्शन आप लोग अच्छे से पढ़ डालिएगा बेटा कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होती है तो सोडियम क्लोरेट बनाता है. यहाँ पर जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन की होती है तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है. चलिए आगे बढ़ते बेटा हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट ये CH, ये तो आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. जब CH4 की रिएक्शन Cl2 से होती है तो CH4 का एक H कम हो जाता है, उसको Cl जो है सब्स्टिट्यूट कर देता है बेटा. ये आपको रिएक्शन याद होगी. CH, इसमें HCl अलग होता है और CH3Cl बन जाता है. यहाँ पर जो Cl होता है वो मीथेन के एक H को सब्स्टिट्यूट कर देता है. चलिए, अब जो मेन टॉपिक है आपका वो है ब्लीचिंग एक्शन. ये देखिए, जब क्लोरीन वाटर, मॉइस्ट क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन विद वाटर, तो ये प्रोड्यूस करता है नेसेंट ऑक्सीजन. और जब नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा बेटा तो वो एक ब्लीचिंग एक्शन का या ब्लीचिंग एजेंट का काम करेगा. क्या होता है इसमें? कोई कलर सब्सटेंस है अगर और हमने उसमें नेसेंट ऑक्सीजन मिला दिया और हम लोग क्या मिल गया? कलरलेस सब्सटेंस मिल गया, तो इसको हम लोग कहते हैं आपका
ब्लीचिंग एक्शन, बहुत अच्छे से समझिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा कि जब क्लोरीन होती है, जब उसको मॉइस्ट करते हैं, उसमें मॉइस्चर मिलाते हैं, उसमें वाटर मिलाते हैं, तो हम लोगों को नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाती है। और नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है ये आपका इसे कलरलेस कर देती है। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट जो अक्सर आती है बेटा, वो ध्यान रखना यहाँ पर, ये परमानेंट होती है। ठीक, कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें आपका कलर सब्सटेंस था, उसको ऑक्सीडाइज किया किसी ने और वो कलरलेस हो गया, लेकिन जैसे ही वो बेटा वापस आएगा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, ये फिर से बेटा आपका कलर हो जाएगा। लेकिन इसका इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली परमानेंट होता है। एक बार ब्लीच हुआ तो दोबारा ये वापस नहीं आ पाएगा। और ये ध्यान रखना, ये किसमें काम आता है, ये वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर को ब्लीच करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग वुड पल्प में होता है, जो वुड पल्प होते हैं उनका रंग उड़ाना है, गायब करना है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन टेक्सटाइल्स, ड्रग्स, ऑर्गेनिक, ये सब बेटा प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है बेटा कि अब ऐसे क्वेश्चन आने लगे कॉन्सेप्चुअल, जो डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्टली पूछते हैं, तो इनके यूजेस बेटा जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आपको क्या क्या पढ़ना है क्लोरीन में, समझ लीजिए। क्लोरीन में आपको इसकी प्रिपरेशन पढ़नी है, ठीक है, डेकन्स प्रोसेस पढ़ना है आपको। उसके बाद इसकी आपको जो रिएक्शंस थी, दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी, विद एक्सेस ऑफ Cl2 विद इन एक्सेस ऑफ NH3 विद Cl2, या फिर इन एक्सेस ऑफ Cl2 विद NH3। ये आपको अच्छे से तैयार करनी है। इसकी ब्लीचिंग एक्शन के बारे में आपको पढ़ना है। और ये जो रिएक्शन हुई है आपकी डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको प्लीज़ नोट्स बना लीजिएगा। ये जहाँ पे ब्लीचिंग एक्शन हो रहा है, ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस हो रहा है, वो रिएक्शन भी आपकी इम्पॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना कम ही होती है बेटा। अब ये देखिए आगे रिएक्शन। अब ये चूँकि एग्जाम्पल है NCERT का, तो NCERT एग्जाम्पल वैसे भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं फिर बोलूँगा बेटा आप लोगों से कि आप लोग कुछ करिए ना करिए, बट प्रीवियस ईयर्स NCERT क्वेश्चंस, चाहे वो एग्जाम्पल हो NCERT के, चाहे वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो NCERT के, रट डालिए। प्रीवियस ईयर्स तो छोड़िए ही मत। देखिए बेटा CBSE का कोर्स लिमिटेड है, कोई बहुत बड़ा तो नहीं है, तो आएगा तो घूम फिर के वहीं से। जब प्रीवियस ईयर्स पेपर पढ़ोगे आप, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन CBSE देता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। इससे सबसे ईजी तरीका है कि हम हाइड्रोजन क्लोरीन को मिला दें, हमें क्या मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा। लेकिन तो सबसे पहले खोजा गया था, वो कैसे खोजा गया था, NaCl की H2SO4 से रिएक्शन, तो हमें क्या मिला था, Na2SO4 मिला था प्लस HCl मिला था। ओके, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HCl प्रोड्यूस हुआ था। चलिए अब एक लाइन इसमें लिखी हुई है कि HCl गैस जो होता है उसे ड्राई कैसे की जाती है, तो इसमें कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे, तो इसमें जो भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे, आपको मैंने बताया था कि H2SO4 क्या होता है, एक बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो वो इसको HCl से रिएक्शन भी नहीं करेगा H2SO4, और इसमें जितना वाटर मॉलिक्यूल होगा उसको ये अलग कर देगा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए इसकी प्रॉपर्टी बेटा क्या है। ये कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है, ये आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और फ्रीज हो जाता है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड में 159 केल्विन पर। चलिए नेक्स्ट HCl चूँकि पोलर सब्सटेंस है बेटा, H+Cl- जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डायपोल मूवमेंट, तो चूँकि इस पर आयंस, इस पर चार्ज आ जाता है, इसकी वजह से वाटर में ईजिली सॉल्यूबल होता है और इसका एक सोल्यूशन है, तो इजी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हम मेन पॉइंट पे आते हैं। ये जानते हैं आप लोग कि NH3 की रिएक्शन में CL होगी तो NH4Cl बनाएगा, तो जानते हैं आप लोग, क्योंकि NH3 होता है बेटा ये लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, HCl एसिड होता है, तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा बेटा। ठीक है, जो अगली रिएक्शंस हैं बेटा ये बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग कि क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं जो कि लेस रिएक्टिव होते हैं, हम जानते हैं कि उनकी रिएक्शन
वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनकी रिएक्शन एसिड से नहीं होती है। तो एक एसिड होता है जिसका नाम होता है एक्वा रेजिया, हिंदी में कहते हैं अम्लराज, इसके बारे में सुना भी होगा आपने। उसकी रिएक्शन यहाँ पर दे रखी है, ये देखिए ये कैसे बनता है, ये आपको पता करना है कैसे बनेगा एक्वा रेजिया। इसमें क्या देखिए, ये एयू प्लेटिनम, ठीक, गोल्ड प्लेटिनम, ये सब भी एक्वा रेजिया से रिएक्शन कर लेते हैं। इसमें क्या होता है बेटा कि HCl लेते हैं और HNO3 लेते हैं, ठीक है, इसमें 3:1 लेते हैं बेटा, और इनको मिलाते हैं आपस में, तो हमें क्या मिलता है एक्वा रेजिया। और इतना स्ट्रांग होता है, या ये कह सकते हैं, स्ट्रांग नहीं बोल सकते इसको, बट ऐसा होता है कि इसमें हम लोग मेटल्स को, जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, इनसे भी ये रिएक्शन कर लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अगला है जो HCl होता है, ये डिकम्पोज होकर सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड्स फॉर्म करता है, ठीक है, सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड्स फॉर्म करता है, लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फाइड्स। इसके एग्जांपल देखिए दे रखे हैं आपको, देखिए बताते हैं आपको, जैसे कि Na2CO3 कैसे बने होगा बेटा, ध्यान सुनिएगा। ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड का मतलब हुआ ये ऐसे एसिड से मिला है जो कि वीक है, जैसे कि ये कैसे मिला होगा, NaCl, सॉरी बेटा, NaCl की रिएक्शन H2 कार्बोनिक एसिड से हुई होगी, तो ये क्या हो गया, वीक एसिड। इससे क्या बना, Na2CO3, तो क्या हो गया, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। उनसे मिलकर ये क्या बनाता है, क्लोराइड, सल्फाइड, सॉरी कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट और सल्फाइड्स, इनको आराम से ये डिकम्पोज कर देता है और हम लोगों को क्लोराइड्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें। ओके, रिएक्शन पढ़ ही जाना पड़ेगा, बट ये एक्वा रेजिया जो पढ़ लीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ HCl जरूर पढ़ लीजिएगा बेटा आप लोग। हाँ चलिए, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ उसका क्लोरीन भूलिएगा मत बेटा, आप लोग याद कर लीजिएगा। ये इसकी दे रखी है यूजेस, ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए इसमें ये है कि ये मेडिसिन और लेबोरेटरी में काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लोरीन में काम आता है, और ग्लू को अलग करता है बोन से। ये 3 पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसके नोट्स तैयार कर लीजिएगा, एग्ज़ाम टाइम पे ये आपकी बहुत हेल्प करेगा बेटा। ओके, चलिए ये एक एग्जाम्पल दे रखा है। ओके, चलिए अब बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स की। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ऑक्सो एसिड्स वो होते हैं जिनमें एसिड ऑक्सीजन लगा होता है, ऑक्सीजन साथ में होता है, जैसे कि आपको मैंने H3PO3 के बताया था, फॉस्फोरस के बताए थे, फिर मैंने आपको सल्फर के बताए थे। ऐसे ही बेटा आपके हाइड्रोजन के भी कुछ ऑक्सो एसिड्स होते हैं जो आपको मैं नीचे बता रहा हूँ। अब क्या करना है, इनके नाम याद करने हैं और एक क्वेश्चन का आंसर देना है बेटा हमको, आपको आप दीजिएगा कि क्यों F जो है केवल एक ही ऑक्सो एसिड फॉर्म कर रहा है, Cl 3 फॉर्म कर रहा है, ब्रोमीन 2 फॉर्म कर रहा है, आयोडीन 2 फॉर्म कर रहा है, लेकिन फ्लोरीन सिर्फ एक ही फॉर्म कर रहा है। और इनके नाम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, फॉर्मूला दे दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया फॉर्मूला और स्ट्रक्चर बनाने को आ गया तो बेटा दिक्कत होती है। तो आप एक काम करिएगा, स्ट्रक्चर सबके तैयार कर लीजिएगा, इस चैप्टर से स्ट्रक्चर जरूर आते हैं, तो बेटा आप लोग लिख लीजिए इंपॉर्टेंट में, चाहे वो कोई स्ट्रक्चर हो, चाहे वो आपके पेंटाक्लोराइड हो, ट्राइक्लोराइड हो, ठीक है, चाहे आपके वो ऑक्सो एसिड्स हों, ठीक है, आप स्ट्रक्चर कोई मत भूलिएगा, सारे स्ट्रक्चर तैयार करिएगा, स्पेशली ऑक्सो एसिड्स के, जिसमें फास्फोरस और सल्फर के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये भी है बेटा, बट आप लोगों को अच्छे से तैयार करना, तरीका ने बताया आपको, तो सबसे छोटा होता है उसको तैयार कर लीजिए आप, बाकी ऑक्सीजन आपको ऐड करने होते हैं, क्योंकि देखो बेटा सल्फर के पास भी लोन पेयर होते हैं, यहाँ पर क्लोरीन फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर जो होते हैं वो डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। देखिए पहला है HOCl, ओके, HOCl पहला है हाइपोक्लोरस एसिड, ये आपको यहाँ पर नाम दे रखे हैं, प्लीज़ आप लोग नाम इनके तैयार कर लीजिएगा।
ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो होगा वो आपका जो होगा क्लोरस एसिड, क्या है फॉर्मूला बेटा, HOClO। तो अगर ऊपर से कंपेयर करिए आप तो एक ऑक्सीजन और बढ़ गया HOCl से, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर एक डबल बॉन्ड और बढ़ा देंगे। देखिए वही स्ट्रक्चर है बिल्कुल। ओके, इस तरीके से क्या करेंगे आप, मैं आपको समझा देता हूँ। आप पहला याद कर लीजिए, कौन सा है, HOCl। अब Cl में यहाँ पे 6 आपके पास इलेक्ट्रॉन है, 3 लोन पेयर हैं, तो पहले में O यहाँ लगा दीजिए, दूसरे में O यहाँ लगा दीजिए, तीसरे में O यहाँ। जितने O बढ़ते जाएं वो आप Cl पे ही लगाते जाइए, इससे आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, पहला है HOCl, वो आप सिंपल सा है बना लीजिए, पहला स्ट्रक्चर जो हमने ये, उसके जितने O बढ़े COHLO ये बढ़ा दीजिए, CHLO2 एक ये बढ़ा दीजिए, HOCl3 ये बढ़ा दीजिए, गलत हो गया सॉरी, HOCl3, तो लास्ट में Cl में 3 ऑक्सीजन लगा दीजिए। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दे रखे हैं। प्लीज़ बेटा इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं समझ लीजिए। अगर दो हेलोजन एटम आपस में मिलकर एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। फिर समझ लीजिए, अगर 2 या 2 से अधिक हेलोजन्स आपस में मिलकर कोई कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। अब चूंकि जो हेलोजन्स होते हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +1 +3 +5 +7, तो उनके हिसाब से बेटा यहाँ पर इनके नाम ऐसे होते हैं। अगर +1 है तो XX', अगर ऑक्सीजन स्टेट 3 है तो XX'3, 5 है तो XX'5। इनके नाम सुने भी होंगे आपने, मैं बताता हूँ आपको, सुनिएगी तो आपको याद भी आ जाएंगे। जैसे कि आपको याद होगा IF7, याद है IF7। ओके, तो ये यहाँ पर देखिए आयोडीन भी हेलोजन है और फ्लोरीन भी हेलोजन है। क्या फॉर्म कर रहा है, IF7। तो ये कैसा हो गया, ऑक्सीजन स्टेट +7 का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। बस ये ध्यान रखिएगा कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी वो हमेशा बाद में ही रखा जाएगा। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये पहला आपका ClF है, क्लोरीन फ्लोराइड, देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका आयोडीन क्लोराइड है। तो क्या होता है कि ClF में F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है तो Cl पहले आएगा, F बाद में आएगा। और I और Cl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी I से अधिक होती है, Cl बाद में आएगा, I पहले आएगा। तो इट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे बने हुए हैं ये आप देख सकते हैं। जो हमारा मेन कंसर्न है वो पॉइंट आपका कहाँ चला गया, उसको अंडरलाइन बेटा कर दूंगा, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिया भी है कि नहीं दिया, आई डोंट नो। ये पॉइंट दे रखा है कि जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं बेटा, यहाँ से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन्स। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता भी हुआ है। ऐसा क्यों है कि जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो हेलोजन से, जो इनके रिस्पेक्टिव हेलोजन्स होते हैं उनसे अधिक रिएक्टिव क्यों होते हैं। अब देखो बेटा क्या होता है कि F2 की बात करें तो F और F का जो बॉन्ड होता है बेटा, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक होती है, इनका जो बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, अगर हम Cl को जोड़ देंगे F से तो इनका जो बीच का बॉन्ड होता है ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो जाता है। फिर समझ लीजिए, F2 हो गया, Cl2 हो गया, इन सब के जो बॉन्ड्स होते हैं इनके बीच में बॉन्ड होते हैं बेटा वो थोड़े से स्ट्रांग होते हैं। लेकिन जब इनको आपस में बनाकर नया कंपाउंड फॉर्म किया जाता है तो जो नया बॉन्ड बनता है वो इनके
इस बॉन्ड से अपने जो इनके इंडिविजुअल बॉन्ड्स होते हैं एटम्स के बीच में लगते हैं उससे वीक हो जाता है, तो उसको तोड़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और तभी जो इंटर कंपाउंड्स होते हैं दीज आर वीकर देन हेलोजेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको त्याग कर लीजिए। मैं फिर से पढ़ के सुना देता हूँ आपको। दिस बिकॉज एक्स डैश, यहाँ पर जो एक्स डैश समझना बेटा आपको कि यहाँ पर दो अलग अलग हेलोजेंस हैं बेटा, ठीक है। तो अगर बॉन्ड, फिर से पढ़ते हैं, दिस इज बिकॉज एक्स डैश बॉन्ड इन इंटरहेलोजेंस इज वीकर देन एक्स बॉन्ड इन हेलोजेंस एक्सेप्ट एफ के छोड़ के बाकी सब में क्या होता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं थोड़ा सा वीक हो जाते हैं, उनको तोड़ना आसान होता है। और जब उनको तोड़ना आसान होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएंगे, वो रिएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप। अब वापस आते हैं ऊपर बेटा हम लोग, ये देखिए ये इनके स्ट्रक्चर दे रखे हैं। प्लीज़ बेटा अगर आपके रेफरेंस बुक हो तो इनके स्ट्रक्चर जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसके जितने फिगर हैं उनकी मैं आपको एक फ़ोटो खींच के भेज दूँ, ठीक है। बट प्लीज़ आप लोग इनके स्ट्रक्चर भूलिएगा मत, बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अब कैसे बनता है ये देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं। प्रिपरेशन कम आती है, इनके स्ट्रक्चर खूब आते हैं बेटा। और ये क्वेश्चन जरूर आता है कि इंटर हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं ये हेलोजन से अधिक रिएक्टिव क्यों होते हैं। ये तो आप लोग मतलब भूल कर भी छोड़िएगा मत, स्ट्रक्चर और इनका इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की ये प्रॉपर्टी कि ये अधिक रिएक्टिव क्यों होते हैं बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। एक ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा कि जितने भी होते हैं ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और डायमैग्नेटिक होते हैं। डायमैग्नेटिक होने का रीजन क्या है, इनके पास बेटा लोन पेयर होते हैं, ठीक है, ये भूलिएगा, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं इनके पास, लोन पेयर होते हैं। तो उनको बेटा आप अच्छे से ये पॉइंट तैयार कर लीजिएगा। एक और लिखा हुआ है इसमें, दे आर वोलेटाइल सॉलिड्स और लिक्विड्स, यहाँ से पढ़िएगा, विच इज एक्सेप्ट ClF, ठीक है, विच इज अ गैस। ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेल है बेटा और स्मॉल साइज का खेल है बेटा। चलिए आगे बढ़ते बेटा हम लोग। अब ये देखिए ये आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। VSPR थ्योरी फर्स्ट ईयर का ही टॉपिक था, बट इसको आप लोग बेटा प्लीज़ अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस टॉपिक को बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये कुछ छूटा तो नहीं है आई थिंक, ठीक है, मैं पढ़ा दिया आपको। एक ये क्वेश्चन बेटा इसको तैयार कर लीजिए। सॉरी तो यूजेस हैं, क्वेश्चन नीचे दे रखा है कि वाई ICl मोर रिएक्टिव देन I2। देखिए वही क्वेश्चन आ गया फिर बेटा। हाँ ICl क्या हो गया बेटा आपका, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। और ये I2 से अधिक रिएक्टिव क्यों होगा बेटा, क्योंकि ICl I और Cl के बीच में लगने वाला बॉन्ड जो होगा ये वीक होगा I' और Cl' के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इनका वीक बॉन्ड होगा। ऐसे क्वेश्चन कई आते हैं बेटा, इसको प्लीज़ अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। ग्रुप 18 के लिए आपने सुना होगा कि ये सब क्या होते हैं, ये सब इनर्ट गैसेस होती हैं बेटा। इनर्ट गैसेस क्या जानते होंगे आप ना कि ये रिएक्शन नहीं करती हैं या ये लेस रिएक्टिव होती हैं, नॉन रिएक्टिव होती हैं एट रूम टेम्परेचर। लेकिन एक साइंटिस्ट थे, कभी कभी इनके साइंटिस्ट के नाम पर ही बेटा क्वेश्चन आ जाता है। मैं बताता हूँ आपको अभी, पहले ये पढ़ लीजिएगा अपने आप बेटा कि वाई आर द एलिमेंट ग्रुप 18 नोन एज नोबल गैसेस। सब जानते भी होंगे, इनकी कंप्लीट ऑक्टेट होता है। ये कहाँ से खुल गया, चलिए आगे देखिए बेटा। आपको यहाँ पर देखिए यूनिट सीरीज दे रखी है, इसके बारे में आपको देखिएगा इसको, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जानते हैं बेटा, फुलफिल होता है NH2 NP6 होगा बेटा। हमको मेन मतलब जो है बेटा, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा बेटा आप लोग, बहुत ईजी है। हमको मेन कॉन्सेप्ट जो है ये आपको दे रखा है बेटा, यहाँ पर कहाँ चले जाते हो भाई, ये इसमें एक साइंटिस्ट का नाम लिखा, याद करें, एन बार्लेट या नील बार्लेट बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। देखो मुंबई ने ठहराया, हाँ देखिए कल मुंबई ने ठहरा दिया,
49 रन से KKR को। चलिए, अब क्या होता है बेटा, ये एक यूनिवर्सिटी थी ब्रिटिश कोलंबिया, वहाँ के साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। लोग बोलते थे इनर्ट गैस जो है वो रिएक्ट नहीं करती, इनर्ट गैस रिएक्ट नहीं करती, उसको इन्होंने तगड़ा जवाब दिया। इन्होंने क्या किया, जो मेन कंसर्न आपको याद करना है इस टॉपिक पर, तो नील बोर याद कर लो आप, या नील बार्लेट, ठीक, या एन बार्लेट, एन डॉट बार्लेट, इनका नाम याद कर लो। इन्होंने ही सबसे पहले इनर्ट गैसेस के लिए ये बताया कि ये रिएक्शन कर सकती हैं, और इन्होंने कुछ सिम्टम्स नहीं, कुछ सिमिलरिटी देखी। इन्होंने देखा कि एक नोबल गैस है जिसकी प्रॉपर्टीज काफ़ी मिलती है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और उन्होंने कहा कि जब ऑक्सीजन रिएक्शन कर सकती है तो क्यों ना मैं भी इस गैस को ट्राई करूं, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि एक कंपाउंड बनाया, देखिए कंपाउंड का नाम यहाँ पर दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है, ये, ठीक। और फिर बाद में उन्होंने क्या बना, देखिए ऑक्सीजन की जगह पर देखिए क्या इस्तेमाल किया, जीनॉन। तो पहली गैस साइंटिस्ट का नाम क्या था, एन बार्लेट, और पहली गैस जिस पे एक्सपेरिमेंट किया गया जीनॉन। इन्होंने ऐसा क्या देखा, तो क्वेश्चन क्या आएगा कि एन बार्लेट को क्या चीज़ों ने, क्या ऐसे सिमिलरिटीज़ थी ऑक्सीजन में और जीनॉन में जो उन्होंने रिएक्शन कराने को मोटिवेट किया, ठीक है। अब ये दो चीज़ें क्या हैं, ये बेटा आपको मैं बताता हूँ, अच्छे से इसको आप लोग याद कर लीजिए। पहला तो था बेटा ऑक्सीजन इधर हो गया और जीनॉन इधर हो गया, ठीक है। इनकी जो फर्स्ट अनायनेशन थेरेपी थी, फर्स्ट अनायनेशन थेरेपी वो लगभग सेम थी। जैसे ऑक्सीजन कितनी थी 1175, और ये आपकी देखिए जीनॉन की। ये चीज़ इन्होंने सोचा कि क्यों ना, अगर दोनों की अनायनेशन थेरेपी बराबर आ रही है, जानते ना अनायनेशन थेरेपी मैंने पढ़ाया था आपको, तो अनायनेशन थेरेपी के बराबर आ रही है तो वो रिएक्ट कर सकते हैं आपस में। पहली चीज़ तो ये बताई। दूसरी चीज़ उन्हें बताई जो इन्होंने ऑब्जर्व की कि इसका एटॉमिक दैट रेडियस जो होता है ना, तो क्या इसका एटॉमिक डायामीटर देखें हम लोग, एटॉमिक डायामीटर देखें जीनॉन की रेडियस के बराबर था बेटा। ये दो चीज़ें याद रखिएगा कि दोनों की अनायनेशन थेरेपी लगभग बराबर थी, और ऑक्सीजन का डायामीटर जीनॉन की रेडियस के बराबर था, और ये चीज़ इनको इतना मोटिवेट कर गई कि इन्होंने ऑक्सीजन की जगह पर जीनॉन का इस्तेमाल किया, और जब इन्होंने ऑक्सीजन की जगह पर जीनॉन का इस्तेमाल कर दिया तो इनको ये प्रोडक्ट मिल गया, ठीक, ओके। प्लेटिनम फ्लोराइड और जीनॉन की रिएक्शन इन्होंने करा दी, और इनको जो है ये प्रोडक्ट मिल गया। और सबसे खास चीज़ क्या थी कि जो जीनॉन पेंटाफ्लोराइड था, ऐसे ही ऑक्सीजन पेंटाफ्लोराइड भी बना था, प्लेटिनम फ्लोराइड, ओके। ये चीज़ इनको मोटिवेट कर गई, इन्होंने जीनॉन को रख दिया, और पहली बार केमिस्ट्री की हिस्ट्री में, समझ रहे हैं आप, केमिस्ट्री की हिस्ट्री में पहली बार एक इनर्ट गैस जो है उसने रिएक्शन की। तो अब ऑब्वियस सी बात है, ये इतना इम्पॉर्टेंट इवेंट था कि ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट बेटा बन गया, ओके। तो बेटा इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। लेकिन इसके साथ ही बेटा कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको तैयार करनी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये आपको जो आएगा बनाने को जीनॉन डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड, आपको बेटा जीनॉन और फ्लोरीन की रिएक्शन करनी है, साथ में बेटा ये रेशियो याद कर लीजिएगा आप लोग। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर जीनॉन हेक्साफ्लोराइड बनाना है तो जीनॉन तो अकेला ही होगा, 3 F2 होंगे, है ना, तो F6 बन जाएगा। लेकिन रेशियो कितना होगा, ये रेशियो बेटा आपको तैयार करना है, और ये रेशियो बढ़ता जाएगा। पहले में जीनॉन जो होगा एक्सेस में होगा, फिर 1:5 और फिर 1:20 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए कैसे बनता है XeF6। एक तरीका उन्होंने और दे रखा है, ये देखिए, ये इसका मेथड है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग।
जो मैं बता रहा हूँ वही पढ़िएगा, उसके अलावा पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे जीनॉन डाइफ्लोराइड की रिएक्शन जो हो रही है बेटा, वो हो रही है 2H2O के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनना है, जीनॉन वापस बनना है, साथ में HF निकलना है। ठीक है, इसको बेटा आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हाँ, ये रिएक्शन देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये जब जीनॉन फ्लोराइड की रिएक्शन हो रही है PF5 के साथ, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, क्रिस्टलाइन फॉर्म कर रहा है। क्रिस्टलाइन होगा तो सॉलिड भी होगा बेटा। ठीक है, इनको भी बेटा आप लोग लिख लीजिएगा और इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए, ये आपको यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होते हैं। पहला आपका जीनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स के बारे में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है XeF4। ये देखिए स्ट्रक्चर दे रखा है, अब मुझे भेजने की जरूरत नहीं है। ये XeF4 है। ओके, आपका नेक्स्ट जो है वो XeOF4 है और लास्ट आपका XeO3 है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले पढ़ते हैं हम लोग XeO3 कैसे बनता है, जीनॉन ऑक्साइड कैसे बनता है। XeF4, अगर हम लोग यहाँ पर जीनॉन फ्लोराइड ले लें और उसको हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज कर दें, उसकी रिएक्शन वाटर से करा दें, तो हम लोगों को XeO3 मिल जाएगा बेटा। ठीक है, नीचे को तरीका दे रखा है, लेकिन ऊपर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे वाली भी आपको याद करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। और साथ में क्या होता है, ये देखिए, अगर आपको ऑक्सी फ्लोराइड पता करना है तब आपको ये रिएक्शंस याद करनी पड़ेंगे बेटा। ठीक है, तो हम लोग को ऑक्सीफ्लोराइड्स मिल जाएंगे। अब एक लाइन इंपॉर्टेंट ये भी, एक्सप्लोजिव होते हैं बेटा ये। ठीक है, XeO3 जो ऑक्साइड होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, ये आपके एक्सप्लोजिव होता है और इनके स्ट्रक्चर बेटा आपको नीचे दे रखे हैं। मैं स्ट्रक्चर की फ़ोटो भी साथ में बेटा आप लोगों को भेज रहा हूँ, क्लोराइड्स के भी और आपके नोबल गैसेस के भी। तो जितना ही मैंने पढ़ाया है बेटा, प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा और इसके नोट्स तैयार करिएगा। प्लस आप देखिएगा कि प्रीवियस ईयर्स में इन टॉपिक से क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं। पहले NCERT तैयार करिएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं। एक ही तो बच्चे हैं जो मुझसे आंसर्स पूछते हैं, बाकी बच्चे मुझे लगता है सब काबिल हैं। आई थिंक सब अच्छा ही कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जितनी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व करनी होंगी, भगवान से मनाइए जल्दी स्कूल खुल जाए और मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दूँ। ओके, अब देखिए बेटा, आप लोग यहाँ पे यूजेस दे रखे हैं, प्लीज़ इनको जरूर पढ़ लीजिएगा और लिख लिख के याद करिएगा, मतलब लिख लीजिएगा फिर लिख के पढ़िएगा। एक अलग अच्छा सा रजिस्टर बनाइए, ये बहुत काम आएगा जब बोर्ड एग्जाम में रिवीजन करना होगा। आप कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, ये इनके बेटा ले लीजिए स्क्रीनशॉट, या मैं भेज दूंगा आपको काम करने की कोई दिक्कत नहीं है। आप खाली ये क्वेश्चन अपने आप करके करिएगा। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है, हीलियम क्यों यूज़ किया जाता है डाइविंग एपरेटस में, जो पानी के अंदर डाइव करते हैं। ये आपको पढ़ाया गया था हेनरी लॉ में, ये मैंने आपको हेनरी लॉ में भी पढ़ाया था। इसको प्लीज़ बेटा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू। आप लोग बस तैयारी करिए अच्छे से एंड हैव अ नाइस डे।